हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नया। आप सभी का स्वागत है एग्री खोरिया क्लासेस में। जैसे कि आप टाइटल में देख रहे होगे, नाइट्रोजन एलिमेंट जो हमारा एक मेजर पोषक तत्व है, तो आज हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। इसके बारे में A to Z जानकारियाँ, जिससे आपको एग्ज़ाम कोई सा भी हो, चाहे आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप प्रैक्टिकल में या फिर आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और थैंक यू। आगे बढ़ते हुए हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसेंशियल प्लांट एलिमेंट्स फॉर प्लांट इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये 16 होते हैं और जिनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं जो मेजर या माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, मुख्य पोषक तत्व वे होते हैं हमारे 9: कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो जो ये 9 पोषक तत्व होते हैं, इनको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी न्यूट्रिएंट जिनकी आवश्यकता लार्ज पैमाने पर होती है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जिनकी आवश्यकता कुछ कम पैमाने पर होती है जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट की अपेक्षा। जैसे प्राइमरी न्यूट्रिएंट या प्राथमिक पोषक तत्व भी कहते हैं हम इनको, जैसे कि NPK। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जो द्वितीय पोषक तत्व होते हैं हमारे, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इसके अलावा माइनर या माइक्रो न्यूट्रिएंट या इनको ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं, जो इनके नाम है हमारे आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एक्सेट्रा। तो ये एक टेबल है, जैसे कि प्लांट अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट इन फॉलोइंग फॉर्म। मतलब इसका मतलब यह है कि जो हमारे पौधे होते हैं वे पोषक तत्व कैसे ग्रहण करते हैं, किस फॉर्म में ग्रहण करते हैं। जैसे कि बात करें कार्बन की कार्बन की तो कार्बन की जो फॉर्म होती है, जो प्लांट अपटेक करते हैं, वे कौन कौन सी फॉर्म होती है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण के द्वारा लेते हैं और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में। ये जैसे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है। इसकी जो हम ये जो प्लांट होते हैं ये मृदा से लेते हैं। इसके अलावा जो हाइड्रोजन होती है वो जल के रूप में, हाइड्रोजन आयन के रूप में, या ये जो फॉर्म दिखाई गई है ऐसे देख सकते हो आप। ऑक्सीजन किस किस फॉर्म में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में, ऑक्साइड के रूप में, जैसे कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, या सल्फेट के रूप में। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किस किस फॉर्म में लेते हैं। आगे बढ़ते हुए जो हमारी नाइट्रोजन है, इसको 3 फॉर्म होते हैं जो प्लांट लेते हैं: अमोनिया, नाइट्रेट और नाइट्रिक आयन। ये हमारी 3 फॉर्म है। फास्फोरस की भी 2 फॉर्म है, ये फॉर्मूला है उनका नाम, और इनका जो नाम है डाई हाइड्रोजन फास्फेट आयन के रूप में इसको लेते हैं। पोटेशियम के रूप में पोटेशियम आयन, कैल्शियम के रूप में कैल्शियम आयन, और मैग्नीशियम के रूप में मैग्नीशियम आयन। सल्फर के रूप में सल्फाइट आयन और सल्फेट आयन्स के रूप में लेते हैं। इसकी 2 फॉर्म होती है, दोनों ही नेगेटिव होती है। फेरस के रूप में फेरस और फेरिक आयन के रूप में लेते हैं, और मैग्नीज और मैग्निक आयन के रूप में लेते हैं, और जिंक को जिंक के आयन के रूप में, कॉपर को कॉपरस एंड कॉपरिक आयन के रूप में लेते हैं। आयन के रूप में मोलिब्डेनम को मोलिब्डेट के रूप में लेते हैं, और बोरान को बोरेट और क्लोरीन को क्लोराइड। यहाँ से एग्जाम में ऐसे आता है क्वेश्चन कि जिंक को पौधा किस फॉर्म में लेता है या किस रूप में लेता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है ये वाला जिंक वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हुए तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि
कौन से तत्व को नेगेटिव रूप में और कौन से तत्व को पॉजिटिव रूप में लेते हैं, तो आपको मैंने दिखा दिया गया है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आराम से वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए, एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू, मतलब जो हमारे पौधे की कोशिकाएं होते हैं या उत्तक होते हैं, उनमें जो पोषक तत्व होते हैं वे कितनी मात्रा में होते हैं। जैसे कार्बन 45%, ऑक्सीजन 43%, हाइड्रोजन 6%, नाइट्रोजन 1 से 3% पाया जाता है, फास्फोरस 0.0 से 1% तक, पोटास 0.3 से 6% तक पाया जाता है, कैल्शियम 1% से 4% तक। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा तत्व कितने प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है। तो आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे बात फंक्शंस ऑफ नाइट्रोजन। जो हमारे नाइट्रोजन होते हैं उसके क्या क्या कार्य होते हैं, पौधे के जीवन में उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहली बात, क्लोरोफिल और प्रोटीन के लिए आवश्यक तत्व है। प्रोटीन के लिए आवश्यक तत्व क्यों है? क्योंकि जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं वे नाइट्रोजन के द्वारा बने होते हैं, और जो हमारी प्रोटीन होती है वो अमीनो एसिड के द्वारा बनी रहती है, या कहे तो एक अमीनो एसिड का ग्रुप या गुच्छा है प्रोटीन। नंबर दूसरी बात, यौगिक से बहुत से यौगिक जैसे कि एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, विटामिन्स है, एल्कलॉइड या न्यूक्लियोटाइड्स आदि में भी यह पाया जाता है। यह पौधे की तीव्र वृद्धि और हरे रंग के लिए भी उत्तरदायी है। जब हम नाइट्रोजन को फील्ड में या फिर पौधों को देते हैं तो उनकी ग्रोथ कैसी होती है? तेज गति से होती है, और उनका जो कलर होता है वो भी डार्क हो जाता है। पौधों की पत्तियां, तने और वानस्पतिक भागों की वृद्धि बढ़ती है। जैसे कि हम नाइट्रोजन को अप्लाई करेंगे प्लांट में तो उसमें क्या होगा, उसकी पत्ती भी, तना, मतलब उसमें उसके जो सारे बॉडी पार्ट है उनमें इम्प्रूवमेंट होगा, और जिससे क्या होगा, उसके सूक्ष्म भाग में वृद्धि होगी, क्योंकि यह प्रोटीन पौधे में बढ़ा देता है। पत्तेदार फसलों की गुणवत्ता में सुधार होगा। पत्तेदार फसलों की गुणवत्ता में सुधार इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे जो हमारी लीव्स होती है वे ग्रीन होती है, उसका डार्क ग्रीन होगा, और उसकी जो चौड़ाई है वो भी बढ़ जाएगी, और उसका वेट भी बढ़ जाएगा। सीरियल और फोडर क्रॉप्स में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा फोडर क्रॉप्स और सीरियल क्रॉप्स होती है इसमें जो हमारी प्रोटीन कंटेंट होता है वो नाइट्रोजन, और इसलिए इसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देता है। ये तो होते हैं हमारे नाइट्रोजन के कार्य। इसके अलावा आगे हम आगे बढ़ते हुए डिफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन। जो हमारी नाइट्रोजन होती है, अगर हमारे फील्ड में या पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स है या फिर सिम्टम्स है जो हमें पौधों में दिखाई देंगे, या लक्षण ऐसे कौन कौन से हैं। तो बात करते हैं हम। पौधों की पत्तियों का रंग पीला या हल्का हरा हो जाता है। पौधे की जो पत्तियां होती है वो पीला या हल्का हरा रंग हो जाएगा। पौधों की वृद्धि नहीं होती है, मतलब जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही स्लो होती है। पौधों की निचली पत्तियां सूखने लगती है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारी निचली पत्तियों से सूखने लगेगी ऊपर की ओर को। हरी पत्तियों में सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे सिम्टम्स दिखाते हैं कि उनकी जो हरी पत्तियां होती है उसमें सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। नाइट्रोजन की तीव्र कमी होने पर पत्तियों का रंग सफ़ेद हो जाता है। अगर हमारा कोई फसल ऐसी है जो नाइट्रोजन को अधिक मात्रा में और तेज़ गति से ऑब्जर्व करती हो या उसको लेती हो, तो उनमें क्या होगा कि जो हमारी पत्तियां हैं उनका रंग क्या होगा, एकदम से सफ़ेद हो जाएगा, पीला पड़ के सफ़ेद हो जाएगा। फलों के आकार छोटा होगा और पकने से पहले ही गिरने लगेंगे। नाइट्रोजन की कमी से क्या होगा, हमारे जो फल होते हैं उनका जो साइज है वो छोटा रह जाएगा और वे पकने से पहले ही गिरने लगेंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ फ़ोटो दिखाए गए हैं, मैंने इमेज में दिए हैं। जैसे कि इस यहाँ पे देख सकते हैं, इस वाले में यहाँ पे येलो और हल्का हरा सा रंग है, बहुत ही काफ़ी। इधर में ये नाइट्रोजन फिल प्लांट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है कैसे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा हम आगे देखेंगे, ये जो हमारी गोभी होती है और उपज में भी कमी होगी। जब फल हमारा छोटा होगा और उसमें वजन नहीं होगा, इससे क्या होगा, हमारी उपज में कमी हो जाएगी। ये देख सकते हैं, ये हमारा जो फूल गोभी है उसमें बटनिंग होते हैं, मतलब जो फूल गोभी के फूल होते हैं वे छोटे छोटे होते हैं नाइट्रोजन की कमी से।
तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए टॉक्सिक इफेक्ट, हमने देखा कि नाइट्रोजन का कार्य क्या है और उसकी जो कमी के लक्षण है कैसे होते हैं। अगर हम नाइट्रोजन को अधिक मात्रा में अपने खेत में या पौधे को दे दें तो उसके प्रभाव क्या होंगे। तो रसीलेपन या कोमल के कारण, कोमलता के कारण। रसीलेपन कैसे, जैसे हमारे जो जलीय प्लांट होते हैं उस तरीके से बहुत ही कोमल प्लांट हो जाएंगे और उनके जो तने हैं वे कमज़ोर हो जाएंगे, जिससे नतीजा क्या होगा, हमारा जो हमारी फसल है वो आसानी से हवा के कारण गिर जाएगी। जैसे कि अधिकतर गेहूँ में भी गेहूँ की जो फसल है देखने को मिलता है कि नाइट्रोजन की थोड़ी सी मात्रा अगर हम फालतू अधिक दे दें तो उसमें क्या होगा, जो हमारे नाइट्रोजन वो गेहूँ के पौधे हैं वे फसल काफ़ी बढ़ जाती है, जिसमें क्या होता है कि हवा चलने पर हल्की सी वे गिर जाते हैं। वानस्पतिक वृद्धि के कारण फसल को पकने में अधिक समय लगता है। यह देखने में पाया गया है कि अगर हम दाल वाली फसलों में नाइट्रोजन का अप्लाई अधिक कर दें तो उनकी वानस्पतिक जो वृद्धि है, वेजिटेटिव ग्रोथ, वो काफ़ी अधिक होती है, जिससे क्या होता है, हमारी ये वाला पॉइंट, जो फसल है वो काफ़ी देर में पकती है। इसके अलावा अधिक वानस्पतिक वृद्धि के कारण आलू व अन्य फसलों की उपज में कमी आती है। यह भी काफ़ी देखने को मिला। अगर हम आलू की फसल लेते हैं, अगर उसमें हम अधिक नाइट्रोजन गिरेंगे तो उसका जो वेजिटेटिव पार्ट है, जो उसका पौधे का ऊपरी पार्ट है, वो काफ़ी बढ़ जाएगा और उसमें जो जड़ वाला पोर्शन है जहाँ से हमारा आलू प्राप्त होता है वो कम हो जाएगा। ऐसा अन्य फसलों में भी पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि पहले पॉइंट में भी दिया गया था कि फल का आकार छोटा और वह समय से पहले ही गिर जाएगा। ये तो कमी के लक्षण, लेकिन अगर हम अधिक भी दे देंगे तो ये भी कारण बनेगा हमारा। देखो, जैसे एक पॉइंट यहाँ है, गेहूँ और अन्य अनाज फसलों में अनाज की तुलना में पुआल की मात्रा अधिक हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी फसल का जो भूसा है उसकी मात्रा अधिक बढ़ जाएगी और जो हमारे सीड्स है या जो दाना है हमारा उसकी मात्रा कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, फसल में हमें नुकसान होगा, हमारी जो आर्थिक जो लाभ है वो हमें कम होगा। इसके अलावा गन्ने की फसल में नाइट्रोजन की अधिकता कारण चीनी की मात्रा कम हो जाती है। तो यह क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछा जाता है कि अगर हम गन्ने में नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग करेंगे तो क्या होगा। उसमें ऑप्शंस में मिलेगा आपको कि चीनी की मात्रा कम हो जाएगी, या फिर ऐसे दे सकते हैं कि चीनी की मात्रा अधिकता कम होने का क्या कारण है। तो वहाँ पे अगर आपको नाइट्रोजन की अधिकता दिखाई दे ऑप्शन में तो उसको आप लगा देना, राइट आंसर। इसके अलावा अनाज व फलों की फसलों में उपज की गुणवत्ता घट जाती है। जब हमारा फल का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो कैसी होगी, उसकी गुणवत्ता घट जाएगी। सब्जियों और फलों की रखने की भंडारण क्षमता कम हो जाती है, इसलिए इसे लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। जो हमारी सब्जियां होती है और फल होते हैं उसमें नाइट्रोजन की अधिकता होने पर क्या, जो हम उनमें फसल में नाइट्रोजन अधिक रख देंगे तो उसकी जो भंडारण क्षमता है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। पौधों की पतली छाल होने के कारण जब पौधे हमारे रसीले हो जाएंगे, जो हमारे जलीय प्लांट होते हैं उसकी तरह हो जाएंगे, तो उसकी जो छाल पाई जाएगी वो काफ़ी बारीक हो जाएगी, पतली और कोमल हो जाएगी, जिससे क्या है, वे अगर पाला पड़ेगा तो भी नुकसान होगा और सूखा होगा तो भी नुकसान होगा। ठीक है, नाइट्रोजन को इसलिए लिमिट मात्रा में ही देना चाहिए फसलों को। फसलों में प्रोटीन की मात्रा तो बढ़ जाएगी नाइट्रोजन कंटेंट देने से, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और खनिज तत्व कम हो जाएंगे। कीट कोमल पौधों को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, उनको आसानी हो जाएगी, उनकी जो लेयर है प्लांट की या इंसेक्ट की जो उनको हार्म करते हैं, उनके लिए इजीली हो जाएगा उनको हार्मफुल पहुंचाना। या कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की अधिकता के कारण जो इंसेक्ट होते हैं उनको बढ़ावा मिलता है। ये थे हमारे नाइट्रोजन के इफ़ेक्ट, कैसे कि अगर हम नाइट्रोजन को अधिक अप्लाई कर दें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नाइट्रोजन का खनिजीकरण, खनिजीकरण क्या होता है, जो मृदा में कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक खनिज रूप में जैसे कि NH4 अमोनिया या नाइट्रेट के रूप में परिवर्तन, तो नाइट्रोजन का खनिजीकरण कहलाता है। मिनरलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, इंग्लिश में इसको मिनरलाइजेशन कहते हैं। तो जो मृदा में कार्बनिक नाइट्रोजन
पाई जाती है। कार्बनिक नाइट्रोजन कैसे, जैसे कि जो हम हमारे फसल के जो अवशेष है वे गिर देते हैं, और हमारे जो जीवाणु, बैक्टीरिया, सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, या मृत सड़े हुए जो शरीर जैसे दफनाते हैं, या फिर कोई इंसेक्ट या फिर एनिमल्स मर जाता है, हम उसको धरती में दाब देते हैं, जो वो उसमें नाइट्रोजन रहती है वो कार्बनिक रूप में पाई जाती है। कंपाउंड जैसे कि प्रोटीन्स के रूप में, एमिनो एसिड ऐसी पाई जाती है, उसको अकार्बनिक रूप में, जिससे उसको पौधे अब्जॉर्व कर सके, जैसे कि अमोनियम या नाइट्रेट के रूप में बदलना ही खनिजीकरण कहलाता है। खनिजीकरण के 3 प्रोसेस होते हैं, 3 प्रक्रिया होती है, जिसमें हमारी प्रोटीन से अमोनियम या नाइट्रेट के रूप में हमारी नाइट्रोजन बदल जाएगी। जैसे कि अम्लीकरण में एक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक नाइट्रोजन को मृदा सूक्ष्मजीवों के द्वारा अमीनो अम्ल, एमिनो कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी में तोड़ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये वाली प्रक्रिया है, इसमें कार्बनिक नाइट्रोजन और सूक्ष्मजीवों के द्वारा होगी प्रक्रिया, एमिनो अम्ल और एमिनो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन में तोड़ दिया जाता है। इसमें क्या होता है, हमारे जो प्रोटीन होती है, या जैसे कोई इंसेक्ट अगर हम धरती पे या पृथ्वी में या फिर जो हमारा फील्ड होता है अगर हम उसमें गिरेंगे तो बायोमास बनता है, उससे जो हमारी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें भी पाए जाते हैं, वे अमीनो एसिड में छोटे छोटे प्रोटीन कंटेंट में तोड़ते चले जाएंगे, और जिससे क्या होगा, हमारी जो पौधे हैं उनको ले इजीली बन जाएगा। यह जैसे कि रिएक्शन में दिखाया गया है, प्रोटीन ये वाली रिएक्शन देख सकते हैं आप यहाँ पे, चाहे तो मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूंगा आपको। देखो, प्रोटीन से क्या होगा, अमोनियम, प्रोटीन से अमीनो एसिड या अमीनो बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी और उधर प्रोडक्ट्स हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, हमारी वातावरण में चली जाएगी, और जो एनर्जी होगी वे सूक्ष्मजीवों के द्वारा ले ली जाएगी। बस यहाँ पे यही होता है। अमोनीकरण, यह नंबर दूसरे की प्रक्रिया है अमोनीकरण। यह प्रक्रिया इम्यूनाइजेशन के पूरा होने के बाद शुरू होती है। प्रोटीन से हमारे जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल या एमिनो में टूट जाएगी। इसके बाद जो अमीनो एसिड है, एमिनो एसिड मिट्टी के सूक्ष्मजीवों के द्वारा अमोनियम आयनों, या तो अमोनियम में बदल जाएगी या अमोनियम आयनों में परिवर्तन हो जाएगा, तो इसको कहते हैं हम अमोनीकरण, मोनिफिकेशन इंग्लिश में कहते हैं इसको हम। तो इसका जो फॉर्मूला है या सूत्र जो है यहाँ पे ये दिखाया गया है। इसके कट्टे उनको पहुंचाइए, बता रही हूँ, मेरे कट्टों से दूर रखिए। NH3H2O NH4OH, ये पहले ये वाली रासायनिक क्रिया देखते हैं। इसमें जो अमीनो एसिड होते हैं जल के साथ क्रिया कर सूक्ष्मजीवों के द्वारा NH3 और सरल प्रोटीन और अमीनो एसिड में टूट जाएगी, और एनर्जी जो प्राप्त होगी वो सूक्ष्मजीवों के द्वारा ले ली जाएगी। NH3H2O, फिर यहाँ पे अगले वाली क्रिया NH3 जल के साथ मिलकर, ये जो क्रियाएं होती है ये आपस में, ये यहाँ से ये वाली ये इसमें बन जाएगी और इससे ये इसमें टूट जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, हमें अमोनिया प्राप्त होगा, जो अमोनियम आयन जो पौधे के द्वारा ले लिया जाता है। नाइट्रीकरण, अमोनियम आयनों का डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के द्वारा नाइट्रेट आयन्स में ऑक्सीकरण, मतलब यहाँ पे जो प्रक्रिया है ये एक ऑक्सीडाइजेशन प्रक्रिया है, या कहे इसका ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। इसमें जो हमारी अमोनियम आयन्स होते हैं, अमोनियम आयन्स जैसे यहाँ पे ये दिखाया गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो क्रियाएं होगी इसको कहेंगे हम ऑक्सीकरण क्रिया। इसमें जो 2 प्रकार के प्रोसेस होते हैं, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। तो पहले नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया होता है इसमें वो भाग लेगा, यह क्या करेगा, अमोनियम आयन को, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, इसको ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराकर यहाँ इसमें भाग लेगा और इसको नाइट्रेट में बदल देगा, और जल निकलेगा, हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, और जो एनर्जी होगी वो नाइट्रोसोमोनास के द्वारा ले ली जाएगी। इसके अलावा फिर एक बार और इसकी प्रक्रिया शुरू होगी यहाँ पे ये, और ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोबैक्टर इसमें आपके उपस्थित होंगे, और इससे क्या बनेगा, नाइट्रेट बनेगा। नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा, और जो एनर्जी होगी वो हमारी नाइट्रोबैक्टर के द्वारा ले ली जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस
काफ़ी पूछे जाते हैं और आईसीआर में यह काफ़ी आईसीआर का जो इंडिया लेवल एग्ज़ाम होता है उसमें देखने को काफ़ी मिले हैं। नाइट्रोसोमोनास को कहते हैं हम नाइट्रोबैक्टीरिया। जो नाइट्रोबैक्टर होता है उसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये दो जो हमारे नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया है उसको हम नाइट्रोबैक्टीरिया कहते हैं। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि ये दो एक अलग अलग है। यहाँ पे जो नाइट्रोबैक्टर है ये, और यहाँ पे ये नाइट्रोबैक्टीरिया है। दो चीज़ का ध्यान रखना हमेशा, इसमें कंफ्यूज मत होना। जो नाइट्रोसोमोनास है इसको नाइट्रोबैक्टीरिया कहते हैं और जो नाइट्रोबैक्टर है इसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। अब हम बात करें सॉइल फैक्टर इफेक्टिंग की, जो हमारा खनिजीकरण है उसमें कौन कौन से तत्व या कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो इस चीज़ को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 है सॉइल एरिएशन, मृदा में वायु की उपस्थिति। तो अगर मृदा में वायु का संचार काफ़ी अच्छा होगा, वायु संचारित होगी, तो यहाँ पे यह प्रक्रिया तेज़ी से होगी। अगर नंबर दूसरी बात में सॉइल मॉइस्चर्स, मृदा में जल की उपस्थिति, जहाँ पर 50 से 70% मॉइस्चर्स पाया जाता है, वहाँ पर जो यह प्रक्रिया है मृदा और नाइट्रोजन का खनिजीकरण वहाँ काफ़ी तेज़ गति से होता है। सोइल पीएच की बात करें तो 7 से 8 सोइल पीएच इसके लिए सुटेबल है। सोइल टेम्परेचर की बात करें तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस सोइल टेम्परेचर पे यह प्रक्रिया काफ़ी तेज़ गति से होती है। कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो की बात करें यहाँ पे तो 10 से 10 अणु तो कार्बन के और 1 अणु नाइट्रोजन का, यह रेशियो काफ़ी अच्छा होता है। मिनरल की बात करें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो तत्व है ये दोनों, जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दोनों तत्व है, ये नाइट्रिफिकेशन जो प्रक्रिया होती है उसको काफ़ी तीव्र गति से बढ़ाते हैं या उसको प्रमोट करते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो दोनों तत्व है बैक्टीरियाओं के लिए काफ़ी फायदेमंद है। फिर आ गया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का मतलब है अकार्बनिक नाइट्रोजन का कार्बनिक नाइट्रोजन में रूपांतरण, और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहा जाता है। वर्तमान में नाइट्रोजन का जो वातावरण में जो मौलिक है, नाइट्रोजन का जो मुख्य एकदम बड़ा स्रोत जो है वो हमारा वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है। और अगर हम बात करें द्रव्यमान के हिसाब से तो यहाँ पे 75% और आयतन के हिसाब से 78% मौजूद होता है। अगर हमारा जो वातावरण है, वायुमंडल है, और इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो द्रव्यमान मतलब मास, इंग्लिश में कहते हैं मास, वजन के हिसाब से अगर वजन के अनुरूप देखें तो 75%। अगर हम वॉल्यूम आयतन के हिसाब से देखें तो 78% जो हमारी नाइट्रोजन है वो उपस्थित होती है। इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर वहाँ पे आपको ऑप्शन में दिखाई दे, इस तरह के बच्चे बहुत से सवाल गलत करके आते हैं कि वहाँ पे द्रव्यमान के हिसाब द्रव्यमान पूछ लेते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन का, वायुमंडल में कितना द्रव्यमान है, कितने प्रतिशत द्रव्यमान है, और वहाँ पर 78 ऑप्शन में काफ़ी बच्चों को याद रहता है और वे 78 ऑप्शन क्लिक करके आ जाते हैं, जिससे क्या होता है उनका सवाल गलत हो जाता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, इसको बड़े ध्यान से देखें कि वायुमंडल में द्रव्यमान, वजन या मास इंग्लिश में कहते हैं इसको, 75% और आयतन के हिसाब से 78% तक इसे मौजूद होता है। तो जो हमारी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका अकार्बनिक यौगिक में बदलना। अब यहाँ पे उपयोगी अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का, जो हमारी वायुमंडल से नाइट्रोजन है उसको कार्बन में अकार्बनिक फॉर्म जैसे कि अमोनियम और NO3 वाली फॉर्म है। यहाँ पे 2 प्रकार के बैक्टीरिया भाग लेंगे, सहजीवी और असहजीवी। सहजीवी जीवाणु वे, जैसे कि यहाँ पे देखो आउटलाइन एक बनाई गई है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो वायुमंडल में हमारी नाइट्रोजन पाई जाती है, वायुमंडल में जो हमारी नाइट्रोजन पाई जाती है उसको सोइल में इंजेक्ट करेंगे।
सोइल में जो मिलाएंगे उसके क्या क्या तरीके होते हैं हमारे, बात यहाँ पे चल रही है नाइट्रोजन फिक्सेशन इसे कहते हैं हम। तो इसमें दो प्रोसेस होते हैं, नंबर एक बायोलॉजिकल, नंबर दो नॉन बायोलॉजिकल। तो जो बायोलॉजिकल होता है उसमें सिम्बायोटिक फिक्सेशन या सहजीवी स्थिरीकरण होता है, एक होता है नॉन सिम्बायोटिक फिक्सेशन। सहजीवी की बात करें तो जो हमारी दलहनी फसल होती है या दाल वाली फसलें जैसे कि मटर और हमारी मसूर, चना, उड़द, ऐसी जो फसलें होती है उनकी जो जड़ों में जीवाणु पाया जाता है उसको हम कहते हैं सहजीवी जीवाणु, और उसका नाम है राइजोबियम जीवाणु। जो नॉन सहजीवी जीवाणु होते हैं जैसे कि हमारी एजोटोबैक्टर होता है, यह कैसा होता है हमारा असहजीवी जीवाणु। इसके अलावा जो हमारे इंडस्ट्रियल फिक्सेशन होता है, जो हमारे उर्वरक होते हैं, उर्वरक वे हम खरीदते हैं और खेत में गिरते हैं। तो जो ये उर्वरक बनते हैं ये काफ़ी मात्रा में हमें प्राप्त होते हैं वायुमंडल से। बहुत सी प्रक्रिया ऐसी होती है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को हम उर्वरक के रूप में बदल देते हैं। इसके अलावा नेचुरल फिक्सेशन बाय लाइटिंग इन एटमॉस्फेयर, जिसे थर्मन, इसमें क्या होता है जो हमारी नाइट्रोजन होती है वह जब बरसात के दिनों में बिजली के चमकने से या उससे एक प्रक्रिया पूरी होती है, उसके द्वारा जो नाइट्रोजन है वो हमारी सोइल में आ जाती है वर्षा के साथ। तो अगर हम सहजीवी जीवाणु की बात करें यहाँ पे तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बैसिलस रेडिसिकोला, एक होता है राइजोबियम। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो राइजोबियम ही अधिक आएगा। अगर आपको बैसिलस रेडिसिकोला भी मिल जाए यहाँ पे लिखा हुआ ये, तो इसको भी आप राइट ऑप्शन में ले सकते हैं। यहाँ पे आगे ये सहजीवी जीवाणु की प्रजाति है, स्पीसीज ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। जो हमारे ये राइजोबियम्स होते हैं उनकी कितनी स्पीसीज है और कौन कौन सी फसलों में प्रयोग करनी है, तो यह इसकी पूरी डिटेल दी गई है। जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिखाए तो जो नंबर 1 पर है राइजोबियम मिलीलोटी, जो वर्ग है इसका ये लूसन है, लूसन वर्ग। जैसे कि जेनरा या स्पीसीज इसकी कौन कौन सी है, मेडिकागो, मिलीलोटस, ट्रिगोनेला, यह इसकी स्पीसीज है। और यह कौन कौन सी फसलों में प्रयोग करते हैं, इसका रिजका, सेंजी और मेथी में इसका प्रयोग किया जाता है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह के सवाल एग्ज़ाम में आते ही आते हैं ज़रूर। इसमें पूछ लिया जाएगा कि आपको गेहूं में सोयाबीन में जीवाणु की, राइजोबियम जीवाणु की कौन सी स्पीसीज को प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे है राइजोबियम जैपोनिका, ये वाली स्पीसीज राइजोबियम जैपोनिका, इस वाली स्पीसीज का सोयाबीन में उपयोग किया जाता है। तो इसी तरीके से और भी स्पीसीज इसमें लिखी गई है। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हम शॉर्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको भी याद करें, जिससे क्या होगा आपको फ़ायदा ही होगा इसका। इसके अलावा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये हाईली एसिडिक कंडीशंस में टॉलरेंट होते हैं। जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं ये क्या होते हैं, हाईली एसिड कंडीशन में टॉलरेंट होते हैं। और इनके लिए जो बात करें पीएच मान की, वो 5.5 से 7 तक इनका जो पीएच मान है वो अच्छा होता है। इसमें ये काफ़ी तेज़ गति से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। असहजीवी जीवाणु की बात करें, असहजीवी जीवाणु ये कैसे होते हैं, असहजीवी जीवाणु वे होते हैं जो मृदा में स्वतंत्र रूप से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यह किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। जैसे कि एजोटोबैक्टर, ये वायवीय प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और जो क्लस्ट्रीडियम होता है ये अवायवीय है, एनाएरोबिक, अवायवीय और वायवीय। जो एजोटोबैक्टर होता है ये पृथ्वी की सरफेस पे पाया जाता है, जैसे ये हमारी सोइल है, तो जो एजोटोबैक्टर है ये यहाँ पे पाया जाएगा। जो क्लस्ट्रीडियम है ये वाला, ये इसके नीचे पाया जाएगा निचली लेयर में। तो सरफेस पे सबसे ज़्यादा एजोटोबैक्टर पाया जाता है। और हम एजोटोबैक्टर के द्वारा एंजाइम छोड़ा जाता है उसको कहते हैं एजोटेज एंजाइम। यहाँ पे देखो ये रहा
है जो तेज एंजाइम तो एजोटोबैक्टर नामक जेनरा की 5 स्पीसीज है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। इसको भी याद कर ले और इसका स्क्रीनशॉट ले ले। यह भी आ सकता है सवाल, जैसे कि एजोटोबैक्टर इंडिकम कौन सा जीवाणु है या क्या है। यहाँ असहजीवी जीवाणु होता है, इनका वैज्ञानिक नाम दे देते हैं और उसमें दे देते हैं ऑप्शन में राइजोबियम होता है, असहजीवी जीवाणु होते हैं, दोनों होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। क्रम पीएच मान की बात करें, सोइल पीएच मान की इनके लिए, तो 6 पीएच से नीचे यह काफ़ी तीव्र गति से कार्य करते हैं। और ग्रीन ब्लू एल्गी जो हमारी हरित शैवाल होती है, यह भी हमारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। जो हमारी धान होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारी शैवाल होती है उनकी कौन सी जो स्पीसीज है उसका प्रयोग हम, या कौन सी स्पीसीज का अधिकतम प्रयोग करते हैं, तो एक तो है नोस्टॉक, एक है क्लोथ्रिक्स, जैसे कि NOSTOC एक स्पीसीज यहाँ है। इसके अलावा एक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लॉस ऑफ नाइट्रोजन। अब तक तो हमने बात करी जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन थी उसको हम मृदा में किस तरीके से और कौन कौन से प्रोसेस से वो हमारी जो सोइल होती है उसमें, हमारी जो सोइल में कैसे स्थिरीकरण होती है। नंबर दूसरी बात है अब लॉस ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम सोइल। लॉस ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम सोइल, जो हमारी सोइल होती है उससे जो नाइट्रोजन का हानि होती है, वो जो वायुमंडल में नाइट्रोजन की हानि होती है या जो फिर लीचिंग के द्वारा नीचे चली जाती है, वह प्रक्रिया हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जो सबसे पहले है डिनाइट्रिफिकेशन। ये डिनाइट्रिफिकेशन कहते हैं इसको हम। इसमें क्या होता है, हमारे जो नाइट्रस एसिड होता है, यह इसकी एक रासायनिक प्रक्रिया है। यह रासायनिक प्रक्रिया है डिनाइट्रिफिकेशन की। नाइट्रेट रिडक्शन, इसमें ऑक्सीजन के 2 अणु हट जाएंगे तो ये नाइट्राइट बदल जाएगा, फिर 2 अणु हट जाएंगे तो फिर नाइट्रिक ऑक्साइड बदल जाएगा, फिर 1 अणु हट जाएगा तो फिर यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड में बदल जाएगा जो वायुमंडल में जाकर मिल जाएगा। इसके अलावा एक अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हट जाएगा तो फिर ये डी नाइट्रोजन बन जाएगा, डाई नाइट्रोजन बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा, पहले 2 फिर 2 फिर 1। तो यहाँ से जो हमारे 5 अणु नाइट्रोजन ऑक्सीजन के हट गए, जिससे क्या हो गया, ये वायुमंडल में जाके मिलने लगा। इफ़ेक्ट की बात करें डिनाइट्रिफिकेशन इफ़ेक्ट की, तो सबसे पहले आएगा वायुमंडल में ऑक्सीजन जितनी वायुमंडल में, वो वायुमंडल में नहीं, सॉरी, मृदा में, जितनी मृदा में ऑक्सीजन की उपस्थिति कम होगी उतनी ही अधिक नाइट्रोजन का डिनाइट्रिफिकेशन होगा। मॉइस्चर्स की बात करें तो अगर 60% से अधिक मॉइस्चर होता है, 60% से अधिक मॉइस्चर अगर सॉइल में होगी तो वहाँ पे नाइट्रोजन की हानि होगी। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अधिक होता है। यदि मतलब 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में डिनाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया अधिक होती है तो जो हमारी एसिडिक सॉइल होती है, जो अम्लीय सॉइल होती है, उसमें कम होता है। जो कैसी होती है, अम्लीय सॉइल। अम्लीय सॉइल में जो हमारी नाइट्रोजन की हानि है वो कम होगी, और जैसे ही इसका पीएच मान बढ़ता चला जाएगा, इसकी जो तेज़ गति है वो बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि उदासीन में, क्षारीय में, और जो कैल्शियम युक्त सॉइल होती है उसमें इसकी जो डिनाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया है वो तेज़ गति से होती है। इसके अलावा दूसरी प्रक्रिया है लीचिंग। लीचिंग
लीचिंग में क्या होता है, जो हमारी नाइट्रोजन होती है उसकी जो पानी के द्वारा मृदा में निचली सतह में चली जाना। जैसे ये हमारी सरफेस है, यहाँ पे नाइट्रोजन तत्व है और हमने यहाँ पे पानी दिया, इससे क्या होगा, ये नाइट्रोजन ऐसे नीचे की ओर को चली जाएगी। किसके साथ? वाटर के साथ, पानी के साथ। तो इससे क्या होगी, ये नाइट्रोजन यहाँ पे आ गई हमारी पानी के साथ। तो इस तरीके जो हनी होती है हमारी, लीचिंग कहते हैं इसको। तो जो सबसे ज़्यादा कौन सी फॉर्म में नाइट्रोजन की हानि होती है वो है NO3 नेगेटिव, इसको नाइट्रेट कहते हैं। नाइट्रेट नाइट्रेट फॉर्म में 99% हानि होती है। इसके अलावा और 1% में आती है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के नाम करें तो यहाँ पर काफ़ी सारे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स है, जैसे कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स अमोनियम सल्फेट, इसका केमिकल फार्मूला है NH4 कोष्टक 2HSO4। तो इसमें जो नाइट्रोजन कंटेंट है हमारा वो 20% है, नाइट्रोजन कंटेंट 20% है। और फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन मतलब जो हमारे पौधे होते हैं, अगर हम अमोनियम सल्फेट का प्रयोग करेंगे तो कौन सी फॉर्म, कौन से रूप में लेगा, तो होगा अमोनियम रूप में। तो ये अमोनियम वाले फर्टिलाइजर्स है 5, जैसे कि अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। और ये यहाँ पे जो ये पोषक तत्व है, या जो हमारे जो ये 11 है, यहाँ पे 11 देख लोगे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आपको क्या दिखा देगा, एक तो जो हमारा फर्टिलाइजर्स है उसका नाम होगा, दूसरे कॉलम में यहाँ पे इसकी जो केमिकल फॉर्मूला है वो होगा, नंबर तीसरे कॉलम में यहाँ पे इसमें कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है, नंबर 4 कॉलम में इसमें यहाँ दिखाई देगा कि कौन से उर्वरक हम देने पर पौधों को कौन सी फॉर्म में प्राप्त होता है। जैसे कि जो हमारा यूरिया होता है, यूरिया तो इसमें जो हमारा यूरिया होता है, इसमें 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो इसमें कौन सी फॉर्म में प्राप्त होगा, तो एमाइड के रूप में पौधों को प्राप्त होगा। इसी तरीके से इसमें कॉलम में पूरी दिखाया गया है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले और इसको याद कर ले। यह एग्ज़ाम चाहे आप कहीं भी दे दे एग्ज़ाम, या अगर आप आपसे कोई टीचर पूछता है तो आप इसका इजीली जवाब दे देंगे। अब बात करते हैं अमोनियम फर्टिलाइजर्स की। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जो इनके गुण होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती है। जैसे कि नंबर 1, सोल्यूबल इन वाटर, मतलब ये जल में घुलनशील होते हैं। और ये पौधे के इतनी तेज़ गति से नहीं अब्जॉर्व कर पाते प्लांट इनको नाइट्रेट की अपेक्षा। नाइट्रेट जो हमारे अमोनियम फर्टिलाइजर्स होते हैं वह NH4 में, और नाइट्रेट वाले NO3, 2 फॉर्म में लेते हैं हमारे पौधे। जो अमोनियम वाले होते हैं वे इस वाले में, और जो नाइट्रेट वाले होते हैं ये। जो अमोनियम फॉर्म होती है उसको थोड़ा कम गति से लेते हैं पौधे, और जो हमारी NO3 होते हैं नेगेटिव वाली, इसको पौधे जल्दी ही इसको अब्जॉर्व कर लेते हैं प्लांट। हम जैसे ही नाइट्रेट वाले उर्वरक देंगे वह तेज गति से उनको ले लेंगे और अपनी ग्रोथ तेज करेंगे। तो जो हमारे अमोनियम फर्टिलाइजर्स होते हैं वह लीचिंग के प्रति, जैसे कि मैंने अभी बताया था अभी, कि जो हमारी नाइट्रोजन होती है वो पानी के साथ बहकर निचली सतह में चले जाए। तो इसमें क्या होगा कि रेसिस्टेंट पाए जाते हैं, उनके प्रतिरोधी पाए जाते हैं। जैसे अगर हम धान में यूरिया को घेरे तो वह पानी के साथ बहकर नीचे चले जाएंगे मिट्टी में। लेकिन अगर हम अमोनियम सल्फेट को प्रयोग करेंगे, अमोनियम उर्वरक का प्रयोग करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी जो नाइट्रोजन की हानि क्या होगी वो कम होगी। और इसके अलावा ये जो अगर हम इनका प्रयोग करेंगे अधिक तो ये क्या होगा, एसिडिक, मिट्टी को अम्लीय बना देते हैं। मिट्टी को कैसे बना देते हैं, अम्लीय, मिट्टी को अम्लीय बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक आपको दिया है,
जो अमोनियम सल्फेट होता है इसमें 20% नाइट्रोजन पाई जाती है। और ये रेसिडुअल इफेक्ट इन द सोइल, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसका मतलब ये है अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो यह सोइल पर किस तरह का प्रभाव गिरेगा। अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो सोइल कैसी होगी, मृदा में अम्लीय होगी, क्षारीय होगी या फिर उदासीन रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसके अमोनियम सल्फेट के प्रयोग करने से यह कैसे होता है, क्षारीय होता है, वो नहीं हाईली एसिडिक हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, अधिक अम्लीय हो जाएगी। तो इसकी नेचर कैसी है, प्रकृति कैसी है अमोनियम सल्फेट की, अम्लीय है। तो यहाँ जो कौन कौन सी फसलें हैं जिनमें इसका प्रयोग कर सकते हैं हम, तो जो सुटेबल अल्कलाइनी सोइल होती है, जो हमारी क्षारीय सोइल होती है, क्षारीय जो मृदा होती है इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। किसका, अमोनियम सल्फेट का प्रयोग क्षारीय मृदाओं में, धान में कर सकते हैं इसका प्रयोग, और गेहूँ, शुगर केन मतलब गन्ना, पोटैटो मतलब जो हमारा आलू होता है, और टी माने चाय वाली फसलें, यहाँ पे ये दिखाया गया है। टी वाली फसलें ये दिखाया गया है इसका अमोनियम सल्फेट का। जैसे कि अल्कलाइनी मतलब क्षारीय सोइल होती है, पेडी, धान, गेहूँ, गन्ना, आलू और चाय में। इसके अलावा आगे हम लेते हैं यूरिया। नंबर दूसरे पे है यूरिया, जिसमें 46% नाइट्रोजन पाई जाती है और इसमें लो एसिडिक होता है। ये अल्कलाइनी सोइल जो हमारी क्षारीय मृदा होती है उसके लिए अच्छा है। इसके अलावा हम इसको धान में, गेहूं में, शुगर केन, पोटैटो, टी क्रॉप्स में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हुए सोडियम क्लोराइड, वो अमोनियम क्लोराइड तीसरे नंबर पर, जिसमें 26% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन। ये एसिडिक होती है मृदा को, अगर इसका प्रयोग करेंगे हम तो मृदा कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। तो इसको हम धान और गेहूं में ही प्रयोग करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट की बात करें यहाँ पे तो क्षारीय मृदा कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। और यह ड्राई रीजन्स में काफ़ी अधिक यूज़फुल है, क्योंकि इसमें जो अमोनियम नाइट्रेट एक ऐसा उर्वरक है जिसमें अमोनियम नाइट्रेट जो उर्वरक है हमारा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है नाम, अमोनियम नाइट्रेट, इसमें 33% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो इसमें जो हमारी नाइट्रोजन होती है वो दो फॉर्म में प्राप्त होती है, एक तो NH और अमोनियम फॉर्म में भी, और NO3 नेगेटिव, दोनों फॉर्म में ही हमें क्या प्राप्त होती है, नाइट्रोजन। तो सुटेबल फॉर ड्राई रीजन्स, जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, शुष्क क्षेत्र, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा गेहूँ, गन्ना और जो हमारी कपास होती है, और चिली मतलब जो हमारी मिर्ची होती है, इन फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, इसमें 26% नाइट्रोजन पाई जाती है, और इसमें जो हमारी फॉर्म है कौन कौन सी फॉर्म में प्राप्त होगा, तो बात करें तो इसमें भी दोनों फॉर्म में ही प्राप्त होती है हमें नाइट्रोजन, दोनों फॉर्म में हमें नाइट्रोजन प्राप्त होती है। इसमें सल्फर कंटेंट भी है, और ये जो इसका इफेक्ट है सोइल पर, मृदा पर इसका जो प्रभाव है वो अम्लीय होता है, और यह अधिकतर फसलों के लिए प्रयोग की जाती है। और जो मृदा जो हमारी धान होती है, जहाँ पे धान उगाई जाती है या धान वाली फसल जो होती है उसमें कम इसका प्रयोग करते हैं। और जो अल्कलाइनी जो क्षारीय मृदा होती है वहाँ पर भी कभी ये काफ़ी अच्छा प्रभाव देती है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, नंबर 6 कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसमें 20% नाइट्रोजन पाई जाती है। इसका जो प्रभाव है वो नेचुरल होता है। तो इसमें पूछ सकते हैं जो कैन होता है, कैन, इसको कैन किसान खाद भी कहते हैं शॉर्ट में। तो इसकी जो प्रकृति कैसी होती है यह एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, और आगे भी पूछा जाएगा। अगर आप इसको अच्छे से याद करके जाएंगे तो आपके जो सवाल होगा वो सही होगा।
तो इसकी जो प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है, उदासीन। इसका जो प्रभाव होगा मृदा पर उदासीन होगा। ये सभी फसलों के लिए प्रयोग की जाती है, बस केवल जो हमारी धान होती है उसमें इसका कम प्रयोग करते हैं। जो सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट एक ऐसी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स है जिसकी जो प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। सोडियम नाइट्रेट की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। सोडियम जो नाइट्रेट है यहाँ पर, ये इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। इसमें नाइट्रोजन 16% पाई जाती है। अगर हम इसे मृदा में प्रयोग करेंगे तो अल्कलाइनी हो जाएंगी। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर सिंचाई की अच्छी सुविधा हो, बारिश अच्छी होती हो, और जो हमारी कॉटन फसल है, मतलब जो कपास की फसल है, इसमें इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि अमोनियम सल्फेट के बारे में हमने पहले बताया था आपको। तो यहाँ पे जो है इसमें नाइट्रोजन कंटेंट, नाइट्रोजन 20% पाया जाता है, और जो सल्फ़र होता है वो 24%, सल्फ़र 24% पाया जाता है। वैसे तो नाइट्रोजन 20 से 21% तक होता है। जो इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, प्रकृति अम्लीय, अम्लीय प्रकृति का होता है यह। इसकी कैसी प्रकृति पाई जाती है, अम्लीय पाई जाती है। और इसका एक और इसको लिए ये दिया गया है, नोट है, यह काफ़ी सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो हमारा अमोनियम सल्फेट है उसका प्रयोग किस प्रकार के उर्वरकों के साथ नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो क्षारीय उर्वरक होते हैं हमारे, कैसे क्षारीय जो पदार्थ है, क्षारीय जो पदार्थ है या तत्व है कोई भी, उसके साथ हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि चूने की बात करें, चूना, इसको इंग्लिश में लाइम कहते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, बेसिक सिलेग। ये दो ऐसे जो क्षारीय पदार्थ है। इसके अलावा और भी जो क्षारीय पदार्थ होते हैं उसके साथ अमोनियम सल्फेट का प्रयोग नहीं कर सकते। तो सदैव ध्यान रहे, अमोनियम सल्फेट का प्रयोग क्षारीय पदार्थों के साथ नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो हमारी नाइट्रोजन होती है वह रिएक्शन कर वायुमंडल में चली जाती है, मतलब उसकी जो है डिनाइट्रिफिकेशन हो जाता है। जैसे कि इस प्रक्रिया में भी यहाँ पर ये दिखाया गया है, इसको देख लेना आप। अमोनियम क्लोराइड, इसको म्यूरेट ऑफ अमोनिया कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि म्यूरेट ऑफ अमोनिया किसे कहते हैं। म्यूरेट ऑफ अमोनिया, अमोनिया म्यूरेट ऑफ अमोनिया किसे कहते हैं, तो कहेंगे हम इसको अमोनियम क्लोराइड को, अमोनियम क्लोराइड को म्यूरेट ऑफ अमोनिया कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना। और इसका जो प्रयोग है अधिकतर किस फसलों के लिए प्रेफर किया जाता है, यह जो हमारे आलू होती है, टमाटर, कपास और तंबाकू, इन 4 फसलों में स्पेशली इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि अमोनियम क्लोराइड कौन सी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको टमाटर या आलू या कपास या तंबाकू दिखाई दे तो वहाँ पे इसको लगा देना। यूरिया की बात करें तो यह है यूरिया, एक इसका जो नाम है एमाइड ऑफ कार्बोनिक एसिड, इसलिए इसमें जो 2 प्रकार के एमाइड पाए जाते हैं, इसलिए इसको डाई एमाइड ऑफ कार्बोनिक भी कह सकते हैं या कार्बो एमाइड भी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको ऑप्शन में आए कि डाई एमाइड ऑफ कार्बोनिक कौन सा उर्वरक है तो वहाँ पे आपको यूरिया का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे सही लगा देना है। ब्यूरेट टॉक्सिक सब्सटेंस, ब्यूरेट क्या होता है कि हम जो 2 यूरिया के तत्व लेते हैं उसमें एक साथ गर्म करेंगे 170 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसमें से एक अमोनियम आयन हट जाता है, जिससे क्या होता है हमारा जो ब्यूरेट बनता है यह फसलों के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। सोडियम नाइट्रेट की बात करते हैं। सोडियम नाइट्रेट ये क्या होता है, इसको चाइल्ड सल्ट पेटर भी कहते हैं।
चाइल्ड साल्टपीटर भी कहते हैं। यह बेसिक फर्टिलाइजर्स मतलब क्षारीय फर्टिलाइजर्स होता है, और अगर हम इसका प्रयोग करेंगे मृदा में तो मृदा की क्षारीयता बढ़ जाएगी। इसको टॉप ड्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी पोषक तत्व है, जैसे कि अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। इसमें 26% अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, ये लिख रहा अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, इसको ASN भी कहते हैं शॉर्ट में। इसमें जो हमारी नाइट्रोजन है वो 26% और सल्फ़र 15% पाया जाता है। यह लीचिंग के प्रति रेसिस्टेंट है। अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो मृदा में, तो वहाँ पे है मृदा में निचली सतह में नहीं जाएगा। इसका जो प्रभाव होता है वो एसिडिक होता है। यह किस तरह का है? एसिडिक फर्टिलाइजर्स है, अम्लीय फर्टिलाइजर्स है। इसके अलावा कैन, जैसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसमें काफ़ी सवाल आते हैं कि कैन की फुल फॉर्म क्या है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसको किस नाम से जाना जाता है? किसान खाद से। इसमें नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 25% और कैल्शियम 8% पाया जाता है। यह उदासीन प्रकृति का होता है। अगर हम रिकमेंडेशंस की बात करें कुछ फसलों में, तो जो हमारी पल्स वाली फसलें हैं उसमें अमोनियम सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं हम, क्योंकि वहाँ पर जो हमारी पल्स में प्रोटीन होती है वह सल्फ़र रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है उनके लिए, तो इसलिए वहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग करना है? अमोनियम सल्फेट का। पल्स के लिए अमोनियम सल्फेट का प्रयोग हमें करना होता है। एसिडिक जो सॉइल होती है उसमें किस किस का हम प्रयोग कर सकते हैं? अमोनियम सल्फेट, यूरिया, ASN। जो अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट है, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग हमें नहीं करना है। जो हमारी क्षारीय मृदा होती है वो अम्लीय मृदा, जो हमारी अम्लीय मृदा होती है उसमें अमोनियम सल्फेट, यूरिया और अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, जिसको ASN कहते हैं, और अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग नहीं करना है। इससे क्या होगा? जो हमारी अम्लीय होगी मृदा, उसकी अम्लीयता और बढ़ जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि इसका जो बेनिफिट है वो दूसरों छात्रों को भी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।